चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वह टॉपिक रहेगा, ध्यान रखना, राजस्थान के जो प्रमुख दुर्ग। क्या रहेगा? राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। अब ध्यान रखना, दुर्ग को कई नामों से पुकारा जाता है। दुर्ग को दुर्ग भी कहते हैं, दुर्ग को गढ़ भी कहते हैं, किला भी कहते हैं, ठीक है, फोर्ट भी कहते हैं। तो देखिएगा, दुर्गों की अगर अपन पृष्ठभूमि की बात करते हैं, इनकी भूमिका की बात करते हैं कि दुर्गों की भूमिका क्या है, फिर दुर्ग की भूमिका क्या है, तो देखो सबसे पहले ये बताया जाता है कि अपने हिंदुस्तान के अंदर एक विद्वान हुए और उनका नाम बताया जाता आपका शुक्राचार्य। इन शुक्राचार्य जी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, या कह सकते हैं कि एक क्या लिखा गया था, एक ग्रंथ लिखा गया, और उस ग्रंथ का नाम बताया जाता है वह था आपका शुक्र नीति सार। इस शुक्र नीति सार के अंदर शुक्राचार्य थे, उनके द्वारा ये बताया गया कि कोई भी राज्य होता है, कोई भी स्टेट होता है, कोई भी रियासत मान लेते हैं, ठीक है, कि कोई भी राज्य होता है, उस राज्य के शुक्राचार्य ने कहा कि कितने अंग होने चाहिए, 7 अंग होने चाहिए। अगर 7 अंग होंगे तभी वह एक क्या कहलाएगा, आपका राज्य कहलाएगा। और उन 7 अंगों में से एक जो अंग शुक्राचार्य जी के द्वारा बताया गया वह क्या था, दुर्ग था, ठीक है। और अपने सिलेबस के अंदर क्या डाला गया, दुर्ग ही डाला गया। लेकिन फिर भी अपन जो बाकी 6 अंग हैं कि कौन कौन से होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। एक तो आपका क्या हो गया, दुर्ग हो गया, ठीक है। या फिर देखिएगा, ऐसे कहते हैं कि एक जो अंग होता था उसको कहते थे क्या, राजा कहते थे, या फिर कह सकते हैं कि क्या कहा जाता था, स्वामी या शासक कहते थे, ठीक है। एक दूसरा देखिएगा, एक जो दूसरा अंग होता था उसको कहते थे आपका आमात्य कहते थे। तीसरा जो होता था वह अंग होता था आपका क्या, सेना। चौथा जो अंग होता था उसको कहते थे आपका क्या, गुप्तचर कहते थे। इसको ध्यान रखना, इसको सुहित के नाम से भी पुकारा जाता था। इसके अलावा 5 नंबर की बात करते हैं तो ध्यान रखना, एक क्या होता था, राष्ट्र होता था, और एक ध्यान रखिएगा 6 नंबर होता था, उसको क्या कहते थे, आपका कोष कहते थे। और एक ये हो गया 7, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्या थे, ये 7 जो अंग थे, इन अंगों को मिलाकर, इन 7 पार्ट को मिलाकर के और क्या कहा जाता था, राज्य कहते थे। ये किसके अनुसार, शुक्राचार्य जी के अनुसार। अब देखिएगा, अपने को इनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हालांकि अपने सिलेबस में क्या डाला गया, दुर्ग टॉपिक डाला गया, तो अपन दुर्ग की क्या कर लेते, बात कर लेते। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसके साथ साथ में ये 6 अंग भी आपको क्या करने हैं, याद रखने। अब चलो आगे देखो, दूसरा देखो। उसके बाद भी कहते हैं कि अपने शुक्राचार्य थे, शुक्राचार्य, इन्हीं शुक्राचार्य जी के द्वारा अपने ग्रंथ शुक्र नीति सार के अंदर यह बताया गया कि जो आपके दुर्ग होते हैं या किले होते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं, इनके 9 प्रकार बताए गए। या फिर कह सकते हैं कि क्या बताया गया, इनकी 9 कोटियां बताया गया। या फिर कह सकते हैं कि क्या बताया गया था, 9 क्या बताए गए थे, भेद बताए गए। या फिर कहा जा सकता है कि दुर्गों की कितनी श्रेणियां बताई गई थी, 9 श्रेणियां बताई गई। कहने का मतलब यह है कि शुक्राचार्य के द्वारा या शुक्राचार्य जी के द्वारा दुर्गों के कितने प्रकार बताए गए, 9 प्रकार बताए गए, 9 भेद बताए गए, 9 कोटियां बताई गई, 9 श्रेणियां बताई गई। अब ये 9 श्रेणियां, 9 भेद हैं, ये कौन कौन से होते हैं, इनकी अपन बात करते हैं। तो इसके लिए एक छोटी सी हल्की सी एक लाइन याद रख लेना, और उसका नाम है, मेरे पापा गिरीश से धाव सजकर एरन गए। इसके अंदर 9 प्रकार छिपे हुए, ठीक है। अब कौन कौन से देखिएगा, एक अपन बनाएंगे इस पास से, एक बनाएंगे इस पास से, एक ये गिरी हो जाएगा, एक सै से बनाएंगे, एक धा से बनाएंगे, एक वै से बनाएंगे, एक सै से बनाएंगे, एक जय से बनाएंगे, और एक क्या हो जाएगा, एरन हो जाएगा। अब देखो कौन कौन से होते हैं। जैसे मैं नंबर 1 बात करता हूं, नंबर 1, तो एक पा से हो जाएगा आपका क्या, पारिद दुर्ग हो जाएगा, ठीक है। दूसरे पा की बात करते हैं तो इससे क्या हो जाएगा, आपका पारिक दुर्ग हो जाएगा। इसके अलावा 3 नंबर की अगर बात करते हैं तो तीसरा देखिएगा क्या लिखा है, गिरी। तो तीसरा क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका गिरी दुर्ग हो गया। उसके बाद क्या लिखा है,
उसके बाद में स, अब देखिएगा स एक ये रहा और स एक ये रहा, दो बनाते हैं। पहले अपन बना लेते हैं, एक स से अपन बना लेते हैं आपका सहाय दुर्ग, ठीक है। उसके बाद में धा, धा से अपन बनाएंगे, उसका नाम होगा धानवन दुर्ग। फिर देखिएगा धा हो गया, फिर अपन नंबर 6 बनाएंगे, आपका वैसे बनाएंगे, तो वैसे क्या हो जाएगा, वह का मतलब वन दुर्ग हो जाएगा। फिर देखिएगा ये वाला स और ये वाला स, इस स से अपन ने क्या बनाया, सहाय बनाया। तो ध्यान रखिएगा ये वाला स है, इसे अपन बनाएंगे आपका 7 नंबर, उसको कहते हैं आपका सैन्य दुर्ग कहते हैं। फिर क्या है, जय। तो ध्यान रखना 8 नंबर की बात करते हैं तो जल दुर्ग होता है, या फिर इसकी दूसरा जो नाम है इसको कहा जाता आपका ओदक दुर्ग कहा जाता है, ठीक है। और 9 नंबर की अगर बात करते हैं तो 9 नंबर आपका क्या हो गया, एरन दुर्ग हो गया। क्या हो गया, एरन दुर्ग। इस प्रकार से ध्यान रखना, ये दुर्गों के 9 क्या बताए गए, 9 प्रकार बताए गए, 9 भेद बताए गए, 9 कोटियां बताई गई। अब देखिएगा इनकी छोटी जो परिभाषाएं हैं, इनकी डेफिनेशंस है, वो जरूर आप लोग थोड़ा देख लेना। देखो पहले अपन बात करते हैं इसकी परिभाषा की बात करते हैं, तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वह क्या होगी, ध्यान रखना कल्चर है, स्थापत्य कला है, उसके अंदर पारिद है, वह पारिद का मतलब होता है एक मोटी दीवार, ठीक है। और मोटी दीवार को कल्चर के अंदर जो कहा जाता है या स्थापत्य कला के अंदर जो कहा जाता है वो कहते हैं प्रकोटा। तो ध्यान रखिए ऐसा किला जिस किले के चारों तरफ है आपका एक क्या होता है, मजबूत परकोटा होता है, मजबूत दीवार बनी रहती है, उस किले को क्या कहा जाता है, आपका पारिद दुर्ग कहते हैं। दूसरा देखिएगा पारिक, ऐसा किला जिस किले के चारों ओर उसकी रक्षा के लिए, चारों ओर उसकी रक्षा के लिए और एक गहरी क्या बनाई जाती है, खाई बनाई जाती है, उसको क्या कहा जाता है, आपका पारिक दुर्ग कहते हैं। फिर कहते हैं गिरी दुर्ग की बात, ध्यान रखना गिरी दुर्ग का मतलब होता है ऐसा किला जो पर्वत की ऊंची चोटी पर बना हो या चारों तरफ से किससे घिरा हो, पर्वतों से घिरा हो, उसको क्या कहते हैं, आपका गिरी दुर्ग कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा ऐसे कह सकते हैं कि चारों तरफ क्या हो, उसके पर्वत हो, या फिर कह सकते हैं कि पर्वत की जो ऊंची चोटी होती है उस चोटी के ऊपर जो बना रहता है उसको क्या कहते हैं, गिरी दुर्ग कहते हैं। सहाय देखिएगा, सहाय का मतलब है कि ऐसा किला जिस किले के अंदर कौन रहते हो, वीर रहते हो, और इन वीरों की सहायता करने के लिए, इन वीरों की क्या करने के लिए, सहायता करने के लिए। वीरों की सहायता करने के लिए उनके कौन रहते हैं, भाई बंधु रहते हैं, ऐसा जो किला होता है उसको क्या कहते हैं, आपका सहाय दुर्ग कहते हैं। यानी ऐसा किला जिसमें वीर रहते हो, वीरों की सहायता करने के लिए उनके भाई बंधु रहते हो। फिर आता है धानवन। अब देखिएगा धानवन, धानवन के अंदर जो मूल शब्द है वो मूल शब्द है आपका धानव, और धानव संस्कृत भाषा का शब्द है, और धानव का मतलब होता है वह होता है मिट्टी, और सबसे अधिक जो मिट्टी पाई जाती है वह मिट्टी मरुस्थल के अंदर पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा ऐसा किला जिस किले के चारों तरफ क्या हो, चारों तरफ क्या फैला हो, मरुस्थल फैला हो, या कह सकते हैं कि मरुस्थल के बीचों बीच जो किला बना हो उस किले को आपका क्या कहा जाता है, तो धानवन कहते हैं। फिर इधर चलते हैं वन की बात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा चारों तरफ इसके क्या हो, वन हो, या चारों तरफ क्या हो, जंगल हो, या जंगल के बीचों बीच बना हो, वह क्या कहलाता है, वन दुर्ग कहलाता है। अब बात करते हैं सैन्य दुर्ग की, तो देखिएगा सैन्य दुर्ग होता है उसका क्या होता है, सैनिक व्यू है रचना, सैनिक व्यू रचना से सुदृढ़, किला। इसका मतलब क्या हुआ, देखिएगा ऐसा किला सैनिक व्यू रचना से सुदृढ़ किला, इसका मतलब यह हुआ ऐसा किला जिस किले के चारों तरफ सैनिक गोल घेरा बनाकर उसकी रक्षा करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, सैन्य दुर्ग कहते हैं। उसके बाद आता है कि आपका जल दुर्ग, सिंपल सी बात है, चारों तरफ क्या फैली हो, जल राशि फैली हो, जिसके चारों तरफ क्या होता है, जल होता है, चारों तरफ जल से घिरा रहता है, उसको क्या कहते हैं, जल दुर्ग कहते हैं। ध्यान रखिएगा एग्जाम के अंदर जब जब भी आया है ये जल दुर्ग नहीं पूछा, वह क्या पूछता है,
ओदक पूछता है, तो ओदक शब्द का ध्यान रखिएगा। ओदक में भी जैसे उदक, और उदक के अंदर अगर आप परते लगा देते हो तो क्या बन जाता है, उदक से ओदक बन जाता है। ठीक है, आप देखिएगा एरन की बात करते हैं तो ध्यान रखना इसके चारों तरफ क्या होता है, चारों ओर क्या हो, जंगल। ठीक है, और इसका रास्ता होता है, वह रास्ता कैसा होना चाहिए, पथरीला होना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा एक ये वाला और ये वाला, इसके अंदर यहां तक दोनों सेम सेम है, चारों ओर जंगल, चारों ओर क्या, जंगल। लेकिन यहां पे आके थोड़ा सा अंतर हो जाता है कि इसका रास्ता पथरीला नहीं होता, इसका जो रास्ता होता है, मार्ग होता है, वह कैसा होता है, पथरीला होता है। तो ये अलग हो जाता है, इससे ध्यान रखना। एरन दुर्ग किसको कहते हैं, चारों तरफ जंगल फैलाओ और उसका रास्ता होता है, वह रास्ता कैसा होता है, पथरीला होता है, उसको क्या कहा जाता है, आपका एरनब्रुक कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके कितने प्रकार हो गए, ये 9 आपके क्या हो गए, प्रकार हो गए। अब देखिएगा एक और अपन कंसेप्ट की बात करते हैं। ठीक है, मैं आपको फटाक से दोबारा बताते हैं, सुन लेना। देखिएगा शुक्राचार्य के ग्रंथ शुक्र नीति सार के अनुसार राज्य के कितने अंग होते हैं, 7 अंग होते हैं, जिनमें से एक अंग क्या होता है, दुर्ग होता है। बाकी 6 अंग मैंने आपको इधर बताए, राजा होता है, आमात्य होता है, सेना होती है, गुप्तचर होता है, राष्ट्र होता है और कोष होता है। ठीक है, और एक आपका क्या हो गया, दुर्ग हो गया। ध्यान रखना दुर्ग है, इस दुर्ग को राज्य का क्या बताया गया, राज्य के हाथ की क्या दी गई है, संज्ञा दी गई है। इसके अलावा देखिएगा कितने प्रकार होते, 9 प्रकार होते। ये 9 के 9 प्रकार अपन ने इनकी क्या कर ली है, बातें कर ली है। अब देखिएगा अपन ने कितने किले पढ़े हैं, कितने प्रकार पढ़े हैं, 9 प्रकार पढ़े हैं। ठीक है, अपन इतने लोग बैठे हैं, इतने लोगों की अगर एग्जाम होती है, कोई कंपटीशन होता है, उसके अंदर कोई एक व्यक्ति तो प्रथम आएगा, कोई एक व्यक्ति तो क्या रहेगा, अव्वल रहेगा, एक व्यक्ति तो सर्वश्रेष्ठ होगा। तो ध्यान रखना ये जो 9 किले आपके सामने लिखे हुए हैं, इन 9 किलों में से जो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, या कह सकते हैं कि सबसे बढ़िया जो किला माना जाता है, वह कौन सा माना जाता है, उसकी बात अपन अभी करते हैं। ठीक है, 9 दुर्गों में से सबसे बढ़िया किला, सर्वश्रेष्ठ जो किला माना जाता है, वह किसको कहते हैं, ये देखिएगा। चलो देखो, ध्यान रखना इन 9 किलों में से आपका सर्वश्रेष्ठ, सबसे बढ़िया, सर्वश्रेष्ठ जो किला माना जाता है, दुर्ग माना जाता है, वह ध्यान रखिएगा किसको माना जाता है, आपके सैन्य दुर्ग को माना जाता है। किसको मानते हैं, सैन्य दुर्ग को। इसके अलावा एक चीज का और ध्यान रखना। ठीक है, 2 टाइप आपको मैं बता रहा हूं, दोनों टाइप के अंदर थोड़ी भिन्नता है, उसको याद रखना है। ठीक है, देखो क्या होता है, अगर अपने से कोई ये पूछता है कि राजस्थान के अंदर सबसे अधिक या आपका सर्वाधिक जो किले हैं, उन सर्वाधिक किलों वाला जो जिला है, वह जिला कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा सर्वाधिक किलो वाला जो जिला बताया जाता है, वह किसको माना जाता है, जयपुर को माना जाता है। सबसे अधिक जो किले हैं वह कौन से जिले के अंदर बने हुए हैं, तो वह आपके जयपुर के अंदर बने हुए बताए जाते हैं। उसके बाद देखो दूसरा एक, लेकिन एक दूसरा देखिएगा, अगर अपन बात करते हैं कि आपका सर्वाधिक या सबसे अधिक जो किले हैं या दुर्ग हैं, उन किलों वाला जो क्षेत्र माना जाता है, वह क्षेत्र किसको माना जाता है, तो ध्यान रखना सबसे अधिक दुर्गों वाला क्षेत्र माना जाता है, वह आपके कौन से क्षेत्र को मानते हैं, मेवाड़ क्षेत्र को मानते हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ऐसा अपन पढ़ते हैं। अपने मेवाड़ के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था श्यामल दास जी। ठीक है, श्यामल दास जी, श्यामल दास जी का एक ग्रंथ है दोस्तों, और उसका नाम है वीर विनोद। वीर विनोद, इस वीर विनोद के अंदर लिखा है कि मेवाड़ क्षेत्र के 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग थे। कितने दुर्ग थे, 32। इन 32 दुर्गों का निर्माण था, वह निर्माण आपके किसके द्वारा करवाया गया था, महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। इसका ध्यान रखना, महाराणा कुंभा को राजस्थानी स्थापत्य कला का क्या कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरा, अब बात करते हैं अपन, देखिएगा ये हो गया सर्वाधिक किलो वाला जिला हो गया, ये सर्वाधिक किलो वाला क्या हो गया, क्षेत्र हो गया। अब ये देखिएगा, जैसे अपन बात करते हैं कि अपना राजस्थान है, राजस्थान के अंदर आपका सर्वप्रथम फर्स्ट टाइम सबसे पहले जो आपका किला है, जो आपके दुर्ग हैं, उनके जो अवशेष थे, उनके जो साक्ष्य थे, उनके जो प्रमाण थे, वह प्रमाण कहां से प्राप्त हुए, तो ध्यान रखिएगा अपनी जो कालीबंगा है
उस कालीबंगा नामक स्थान से सर्वप्रथम राजस्थान के अंदर किसके अवशेष प्राप्त हुए थे? तो आपके जो दुर्ग है, जो किले हैं, उसके क्या मिले थे? अवशेष मिले थे। गढ़ के क्या मिले? अवशेष मिले। देखो दूसरा, एक दूसरे अगर तथ्य की बात करते हैं तो ये बताया जाता है अपने भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर सबसे अधिक, सर्वाधिक जो किले हैं वह किले आपके कौन से राज्य में पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक जो किले हैं वह महाराष्ट्र में मिलते हैं। कहां मिलते हैं? महाराष्ट्र में। अगर दूसरे नंबर की बात करते हैं कि दूसरे नंबर का राज्य ऐसा कौन सा है भारत के अंदर जिसमें सबसे अधिक क्या बने हुए? किले बने हुए, तो वह आपका मध्य प्रदेश है। क्या है? एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश। इसके बाद में अपना तीसरे नंबर की अगर बात करते हैं कि तीसरा नंबर किसका आता है, तो ध्यान रखना तीसरा नंबर अपने राजस्थान का आता है। ठीक है, कि तीसरे नंबर के सबसे अधिक जो किले पाए जाते हैं वह कहां पाए जाते हैं? राजस्थान के अंदर। और ये एक ऐसा बताते हैं कि राजस्थान के अंदर लगभग लगभग, मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं लगभग लगभग, एग्जैक्ट नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है, लेकिन दर्शाया यही गया बहुत सारी की जो बुक्स है उसके अंदर कि कितने किले राजस्थान के अंदर कुल मिलाकर के 250 जो किले हैं वह किले बताए जाते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा, हाँ एक चीज और देखिएगा, अगर किले की जो भूमिका, उस भूमिका की बात करते हैं तो उसके अंदर एक दो प्रकार की शब्दावली आती है, और वो शब्दावली है, वह शब्दावली कौन कौन सी आती है वो शब्दावली देखिएगा आप लोग। जैसे नंबर एक, मैं 2-3 शब्दावली बताऊंगा, सबका ध्यान रखना आप लोगों को। एक शब्दावली है, उसका नाम है, उसको कहते हैं पासिब कहते हैं। ठीक है, एक जो शब्दावली है उसको कहते हैं आपका साबात कहते हैं। एक जो शब्दावली है उसको आपका क्या कहा जाता है? मंजनीक कहते हैं। इसको एक नाम से और पुकारते हैं, इसे ढेकुली कहते हैं। इसे एक नाम से और पुकारते हैं, इसे अर्रादा कहते हैं। इसे एक नाम से और पुकारते हैं, मुदफ्फर कहा जाता, मुदफ्फर। एक चौथी की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना उसको कहते हैं मगर भी कहते हैं। ठीक है, एक पांचवी की अगर बात करते हैं तो उसको कहते हैं आपका रेकलो कहा जाता। ये शब्दावली है, ध्यान रखना, इनकी भूमिका में आती है। अगर आप ज्यादा नहीं ना तो ध्यान रखना इन चार का तो स्पेशल रूप से ध्यान रखना। अब साबात क्या होता है, साबात की अपन बात करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, साबात देखिएगा, ऐसा कहते हैं कि किसी भी किले के ऊपर आक्रमण करने के लिए, किसी भी किले पर क्या करने के लिए? आक्रमण करने के लिए आपका रेत और जो अन्य पदार्थ थे उन अन्य पदार्थों का, और एक ध्यान रखिएगा एक ऊंचा क्या बनाया जाता था? चबूतरा बनाया जाता था। इसी चबूतरे को क्या कहते थे? आपका पासिब कहते थे। इसका एग्जाम्पल मैं आपको एक बताता हूं, ध्यान रखिएगा। ऐसे बताया जाता है कि आपका 1567-68 ईस्वी के अंदर जब आपके मुगल बादशाह अकबर थे, उन अकबर के द्वारा और किसके ऊपर? चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया गया था। तो ध्यान रखना उन्होंने रेत व अन्य पदार्थों का एक ऐसा चबूतरा बनाया था, एक ऐसा पासिब बनाया था जिसको क्या कहा जाता था? जिसको मोहर मगरी कहते थे। क्या कहते थे? मोहर मगरी। मगरी वैसे ध्यान रखना एक छोटी पहाड़ी को कहा जाता है, लेकिन ये बनने के बाद में एक छोटी पहाड़ी जैसा ही लगता था। इसका ध्यान रखना, इसका नाम क्या रखा गया था? मोहर मगरी। अब देखिएगा इसका नाम अकबर के द्वारा मोहर मगरी क्यों रखा गया? जब इसका निर्माण किया जा रहा था, किसका? इस पासिब का। ठीक है ना, तो ध्यान रखना कोई भी व्यक्ति अगर इसके निर्माण कार्य के अंदर एक तगारी अगर मिट्टी की डालता तो उसे एक मोहर थी, वह मोहर क्या दी जाती थी? इनाम में दी जाती थी। इसका ध्यान रखना, इसका नाम क्या रखा गया था? मोहर मगरी रखा गया था। इसके ऊपर कहते कि मुगल बादशाह अकबर के द्वारा अपनी तोप क्या की गई थी? रखी गई थी। आगे देखो दूसरा, अब बात करते हैं अपन साबात की। तो ध्यान रखना साबात क्या होता है? 2 नंबर साबात मैं आपको यहां बता रहा हूं, यहां देखिएगा 2 नंबर साबात। साबात ध्यान रखना, जैसे किले की दीवार तक पहुंचने के लिए, किले की दीवार तक पहुंचने के लिए भैंस का या जो भैंसा होता था उसका जो मोटा चमड़ा होता था, उस मोटे चमड़े से एक छावन नुमा एक क्या बनाया जाता था? रास्ता बनाया जाता था। उसी रास्ते को क्या कहा जाता था? आपका
क्या कहते थे, साबात कहते थे। जैसे कैसे देखिएगा, जैसे मान लो ये कोई किला है, ये छोटा सा बना लेते हैं अपन, ये कोई किला है, ये इस किले का क्या है, दरवाजा है। ये इधर इस किले की दीवार के साथ में क्या बनी हुई है, ये बुर्जे बनी हुई है, ये इधर इसकी दीवार हो गई, ये इधर ऐसे बनाया जाता था। ठीक है, आप लोग समझ जाना, ज्यादा नहीं बनाएंगे अपन इसको। ये हो गया इस प्रकार से। ठीक है, ये इधर ऐसे दीवार होती थी, ध्यान रखना, ये क्या होता था, इस प्रकार का होता था, उसको बुर्ज कहा जाता था। क्या कहते थे, बुर्ज। ठीक उधर भी एक ऐसा बना लेते हैं अपन थोड़ा समझने के लिए। ठीक है, ये हो गया, ये इधर क्या हो गई, ये दीवार ये बना लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ध्यान रखना इनके बीच में थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ी जाती थी ताकि शत्रु को देखा जा सके। ये छेद होता था, इन छेदों से कहते हैं कि शत्रु था, उस शत्रु के ऊपर गोलाबारी जो भी होता था किया जाता, तीर वीर मारते थे। देखिएगा अब ये क्या हो गया, आपका बुर्ज हो गया। ध्यान रखना ये क्या हो गया, दरवाजा हो गया। ठीक है, इस प्रकार के जो गेट होते थे, दरवाजे होते थे, उनको तोरण द्वार कहा जाता था। अब देखिएगा जैसे मान लो ये किला है, ठीक है, और ये मान लेते हैं कि अपन यही मान लेते हैं, ठीक है, ये एग्जांपल मान लो कि 1567-68 के अंदर अकबर ने जब आक्रमण किया तो उसने क्या साबात बनाया होगा, और बनाया होगा तो किस प्रकार से बनाया होगा। जैसे ये अकबर की सेना, ये यहां पर अकबर की सेना है। अब देखिएगा सैनिक, अगर मान लो कोई सैनिक है, ठीक है, ये सैनिक यहां से चला और चल करके देखिएगा ये चित्तौड़ किले की ओर बढ़ रहा है, तो ये थे ना यहां से, यहां सैनिक रहते थे, पहरेदार रहते थे, रक्षक रहते थे, वह गोली मारकर इसे मार सकते थे बंदूक से, इसे तीर मारकर मार सकते थे, इसे पत्थर मार के मार सकते थे। ठीक है, इसको किसी भी प्रकार से गर्म पदार्थ फेंक के मार सकते थे। ठीक है, तो ये क्या करते थे, ध्यान रखना, एक इस प्रकार का भैंस के मोटे चमड़े से और एक रास्ता बनाते थे। ठीक है, और ये रास्ता था, ये किले की दीवार तक जाता था। ठीक है, एक गुफानुमा मान लेते हैं, जैसे आजकल शादी विवाह के अंदर जो गेट होता है उस गेट के ऊपर ध्यान रखना एक इस टाइप की एक गैलरी बनाई जाती है जो काफी लंबी होती है। ठीक है ना, उसी प्रकार का एक रास्ता बनाते थे और इस रास्ते से ये सैनिक आराम से इस किले की दीवार तक पहुंच जाते थे और दीवार को तोड़ लेते थे या तोड़ने का क्या करते थे, प्रयास करते थे। तो ध्यान रखना साबात क्या होता है, भैंस के मोटे चमड़े से बना एक छावन नुमा क्या होता है, रास्ता होता है, उसको क्या कहते हैं, साबात कहते हैं। उसके बाद देखो दूसरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मसनीन की बात करते हैं, धेकुली की बात करते हैं, या फिर अरादा है, अरादा है, या फिर आपका मुदफ्फर है। ये क्या होता है, ध्यान रखना, किला होता है, उस किले से पत्थरों की बौछार करने वाला। ये मैं मिटा देता हूं, आप ऊपर वाला मिटा देता हूं। ठीक है, ऊपर वाला समझ में आ गया तो ठीक है, ये यही कर लेते हैं, यहां बता देता हूं, देखिएगा ध्यान रखना, किले से पत्थरों की बौछार करने वाला जो यंत्र होता था, उस यंत्र को क्या कहा जाता था, ढेकोली कहते थे, मंजनीक कहते थे, अर्रादा कहते थे, मुदफ्फर कहते थे। इसका सबसे वर्तमान कंडीशन की अगर बात करते हैं तो आपका गागरोन किला, गागरोन किला जो झालावाड़ के अंदर पड़ता है, उसके अंदर कहते हैं कि एक क्या रखा हुआ है, ढेकुली रखा हुआ बताया जाता है। इसकी एक चीज और देखिएगा, मसनीक का एक मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं और वह उदाहरण कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया, ध्यान रखिएगा। ऐसा कहते हैं कि आपके 1301 ईस्वी के अंदर और आपके दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी थे, उन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जब आपके रणथंबोर किले के ऊपर आक्रमण किया गया था तो एक इसी प्रकार का यंत्र था, ढेकुली था, उससे कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था जिसका नाम था नुसरत खां। इस नुसरत खां के ऊपर ढेकुली नामक यंत्र से पत्थरों की क्या कर दी गई थी, बौछार कर दी गई। तो 1301 के दौरान रणथंबोर अभियान के दौरान पत्थरों की बौछार से, पत्थर फेंकने वाले यंत्र से आपका अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया था, तो नुसरत खां मारा गया था। कौन मारा गया, नुसरत खां। ये एक दो बार एग्जाम के अंदर आ चुका है, इसका आप विशेष रूप से क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिएगा दो चीजें बड़ी सिंपल बता देता हूं आपको, बताते ही आपको समझ में आ जाएगा। एक तो आपका ये वाला मसनीक, ठीक है, और एक ये देखिएगा मगरबी देख लेते, मगरबी। मगरबी क्या होता है, 4 नंबर, ध्यान रखना, किले से ज्वलनशील पदार्थ फेंकने वाला यंत्र। क्या, किले से ज्वलनशील पदार्थ फेंकने वाला यंत्र। अब ये 4 नंबर
3 नंबर और आपका 4 नंबर। अगर किसी व्यक्ति ने बाहुबली पिक्चर देखी है तो बाहुबली पिक्चर के अंदर ध्यान रखना इनका सबका क्या किया गया है, इन दोनों का क्या किया गया, प्रयोग किया गया। आपका काल के जब माहिष्मती राज्य के ऊपर आक्रमण करता है तो आप लोगों को याद आया होगा, इससे देखिएगा एक बहुत बड़ा गोला फेंका जाता है पत्थर का, ठीक है। उसके बाद में आपको याद होगा कि लाल कलर का एक कपड़ा फेंका जाता, फिर उसके ऊपर तीर मार के आग लगाई जाती है। तो इस प्रकार के जो यंत्र थे ये आपके उस पिक्चर को अगर आपने देखा तो आपको बहुत अच्छे से क्या हो गए, समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो ये इसमें ध्यान रखना, इसका और इसका विशेष रूप से खास करके इसका तो बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा रेखलो। 5 नंबर की अगर बात करते हैं कि रेखलो क्या होता है तो ध्यान रखिएगा, बड़ी बड़ी जो तोप होती थी, जैसे जयबान तोप है, ठीक है, बड़ी बड़ी तोपें जिनको यानी कि आपके हाथियों से या कह सकते हैं कि किससे, बैलों से, हाथियों से या बैलों से खींची जाने वाली जो बड़ी तोप थी, जो भारी तोप थी, भारी भरकम भीम काय तोप थी, ऐसी तोपों को किस नाम से पुकारा जाता था, रेखलो के नाम से पुकारा जाता था। तो ये ध्यान रखना, अपने जो किले हैं उन किले की एक क्या मानी जाती है, भूमिका मानी जाती है, ठीक है। अब अपन राजस्थान के जो किले हैं उन किले का एक एक का अपन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो सुनो देखो आगे। उसके बाद में देखिएगा सर्वश्रेष्ठ किसको माना जाता है, सैन्यदुर्ग को माना जाता है। सर्वाधिक किलों वाला जिला जयपुर है। सर्वाधिक किलों वाला क्षेत्र है उसका नाम मेवाड़ है। ये बात श्यामलदास जी के ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से आपके 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया, अतः उनको राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम जो दुर्ग है उसके अवशेष कहां से मिले, कालीबंगा से मिले थे। भारत में सबसे अधिक किले महाराष्ट्र में है। दूसरे नंबर पे आता उसका नाम क्या है, एमपी मध्य प्रदेश है। तीसरे नंबर पर अपना राजस्थान आता है। कितने किले बने, 250 किले बने हुए बताए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आपकी भूमिका की बात करते हैं तो भूमिका के अंदर 4-5 मैंने आपको शब्दावली बताई है, जिन शब्दावली के अंदर आपको एक बताया साबात। साबात का मतलब होता है भैंस का मोटा चमड़ा जिससे छावन नुमा रास्ता बनाया जाता था। एक होता आपका पासी, रेत तो अन्य पदार्थों का चबूतरा जिससे अकबर ने बनाया था, मोहर मगरी नाम दिया था, ठीक है। मस्तिक केले से पत्थरों की बौछार करने वाला यंत्र। 1301 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति नुसरत खां था, रणथंबोर अभियान के दौरान क्या हो जाता है, मारा जाता है। मगर भी किले से ज्वलनशील पदार्थ फेंकने वाला यंत्र होता है, ठीक है। ये आपकी भूमिका थी। अब अपन बात करते हैं अपने राजस्थान के चित्तौड़ किले की बात करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट लिख लो आप लोग, चित्तौड़ किला। चित्तौड़गढ़ या चित्तौड़ किला कह सकते हैं अपन। आराम से पॉइंट लिख लो, जल्दीबाजी कुछ नहीं है। लिख लिया। अब सुनो देखो, देखिएगा सबसे पहले अगर अपन कोई भी किला पढ़ते हैं अपने को सबसे पहले उसकी जो कैटेगरी है, उसका जो प्रकार है, उसका जो भेद है कि ये कौन सी श्रेणी में आता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर अगर इसकी श्रेणी की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा इसकी जो श्रेणी है वह श्रेणी मानी जाती है गिरिदुर्ग, ठीक है। ये एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, इसका ये कौन सी कैटेगरी में आता है, ये गिरिदुर्ग की श्रेणी में काउंट किया जाता है। दूसरा देखो, एक अगर इसके निर्माण की बात करते हैं कि चित्तौड़ किला है, इस चित्तौड़ किले का जो निर्माण था वह निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो ध्यान रखिएगा 2-3 ऐसी चीजें हैं कि उनके अनुसार, 1-2 ग्रंथ है, एक राइटर है, उनके अनुसार इसका निर्माण किसने करवाया। तो एक ग्रंथ है अपने श्यामलदास जी का जिसका नाम क्या है, वीर विनोद, और एक पुस्तक है उसका नाम है कुमारपाल, इसको कुमारपाल भी कहते हैं और कुमारपाल प्रबंध भी कहा जाता है। एक राइटर है अपने, बहुत ही शानदार राइटर है, मोहनौत नैन्सी। इन तीनों के अनुसार इस किले का निर्माण था। इसका कहते हैं कि एक मौर्य वंश का शासक था और उसका नाम, मौर्य शासक जिसका नाम क्या था, चित्रांग। चित्रांग के द्वारा इसका क्या करवाया गया, निर्माण करवाया गया, ठीक है। ये एक बार एग्जाम के अंदर पूछा गया कि कुमारपाल के अनुसार आपके चित्तौड़ किले का निर्माण किसने करवाया था, तो ध्यान रखना चित्रांग। हालांकि एक चीज का ध्यान रखना, चित्रांग और चित्रागंध मौर्य दोनों एक ही व्यक्ति है, अलग अलग नहीं है, ठीक है ना। चित्रागंध मौर्य और चित्रांग दोनों क्या है,
एक व्यक्ति है, अलग अलग नहीं है। तो ध्यान रखना, इसका निर्माण चित्रांग या चित्रांगद मौर्य के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। उसके बाद देखो आगे, आपका ऐसे कहते हैं कि चित्तौड़ है, उस चित्तौड़ के अंदर दो नदियां बहती है। कितनी नदियां बहती है? दो नदियां, जिसमें एक नदी है, उस नदी का नाम माना जाता है आपका गंभीरी नदी, और दूसरी नदी का नाम माना जाता है आपका बेड़च नदी। ये दोनों नदियां हैं। इन दोनों नदियों के पास या इनके संगम पे एक पठार बना है दोस्तों, और उस पठार को क्या कहते हैं? आपका मेसा का पठार कहा जाता है। क्या कहते हैं? मेसा का पठार। इस मेसा के पठार पे एक पहाड़ी है, और उस पहाड़ी का नाम क्या है? चित्रकूट पहाड़ी। उस चित्रकूट पहाड़ी के ऊपर ही आपका कौन सा किला बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ बना हुआ बताया जाता है। कौन सा किला है? चित्तौड़गढ़। अब एक चीज का ध्यान रखना आप लोग कि चित्तौड़ किला है ना, ये चित्रकूट पहाड़ी पे बना है, इस कारण ये चित्तौड़गढ़ नहीं कहलाता। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? चित्रांग ने इसका निर्माण करवाया, और चित्रांग ने निर्माण करवा के इसका नाम रखा चित्रकोट। क्या रखा? चित्रकोट या चित्रकूट रखा, और चित्रकोट रखा, और धीरे धीरे यही चित्रकोट है, ये किसमें परिवर्तित हो गया? अपभ्रंश होकर क्या हो गया था? चित्तौड़ हो गया। इस पहाड़ी पे होने के कारण नहीं कहलाता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कौन से पठार? मेसा के पठार। कौन सी पहाड़ी? चित्रकूट पहाड़ी। कौन सी नदियां? गंभीरी और बेड़च नदियां। आगे देखो दूसरा, अगर नेक्स्ट कंसेप्ट की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना, आपका चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़ किला है, इस चित्तौड़गढ़ को अपना जो राजस्थान है, अपना जो राजपुताना है, इस राजपुताना का इसे क्या कहा जाता है? गौरव कहा जाता है। क्या कहते हैं? राजस्थान का गौरव कहा जाता है। इसके आगे देखो दूसरा, एक कंसेप्ट ये भी बताया जाता है कि चित्तौड़ किला है, चित्तौड़गढ़ है, ये अपने राजस्थान का, राजपुताने का सबसे बड़ा और क्या माना जाता है? लिविंग फोर्ट माना जाता है। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट माना जाता है, या फिर कह सकते हैं कि सबसे बड़ा क्या माना जाता है? आपका आवास, ये दुर्ग माना जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इसके अंदर एक साथ सबसे अधिक लोग क्या कर सकते हैं? निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं, रिहाइश कर सकते हैं। इसका ध्यान रखना, सबसे बड़ा रिहायशी किला भी कौन सा माना जाता है? चित्तौड़गढ़ को ही माना जाता है। एक और देखिएगा तथ्य, अगर दूसरे कंसेप्ट की बात करते हैं तो ध्यान रखना, आपका चित्तौड़गढ़ है या चित्तौड़ किला है, ये कहते हैं कि अपना राजस्थान है, उस राजस्थान का सबसे बड़ा और क्या माना जाता है? आपका रक्त रंजित किला माना जाता है। रक्त रंजित किला माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर सबसे अधिक क्या हुआ था? खून खराबा हुआ था, मार काट हुई थी, इस कारण इसे सबसे बड़ा क्या माना जाता है? रक्त रंजित किला माना जाता है। एक और देखिएगा, अगर बात करें कि राजस्थान के अंदर आपका क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जो किला है, वह किला भी आपका किसको माना जाता है? चित्तौड़गढ़ को ही माना जाता है। और ध्यान रखिएगा, ऐसा कहते हैं कि 16 किलोमीटर इसका क्या बताया जाता है? व्यास बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये आपका 8 किलोमीटर लंबा है और 2 किलोमीटर क्या बताया जाता है? चौड़ा बताया जाता है। अतः इसका व्यास कितना माना जाता है? 16 किलोमीटर इसका व्यास माना जाता है। एक दूसरा कंसेप्ट और देखो चित्तौड़ के बारे में। ठीक है, बड़ी शानदार बात अगली देखिएगा। ऐसे कहते हैं कि आपका चित्तौड़ किला है, इस चित्तौड़ किले का अधिकांश निर्माण था, ज्यादातर जो निर्माण था वह निर्माण, ध्यान रखिएगा, मेवाड़ के महाराणा कुंभा थे, महाराणा कुंभा के द्वारा इसका अधिकांश निर्माण करवाया गया था। इसलिए ध्यान रखिएगा, महाराणा कुंभा को चित्तौड़ किले का आपका आधुनिक के और क्या कहा जाता है? आधुनिक निर्माता के नाम से पुकारा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, चित्तौड़ किले का मूल निर्माता कौन है? चित्रांग। और चित्तौड़ किले का आधुनिक निर्माता कौन है? तो आपके महाराणा, मेवाड़ के महाराणा कुंभा को माना जाता है। इसके अलावा एक और देखिएगा, ऐसे कहते हैं कि चित्तौड़ किला है, इसको जब देखते हैं तो देखने के अंदर आपका चित्तौड़ किला है, ये बलू व्हेल जो मछली है, उस मछली के आकार का दिखाई देता है। आप देखिएगा, इसको अपन सेट करते हैं थोड़ा, देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा किला, ठीक है, मछलियों में सबसे बड़ी मछली कौन सी होती है? व्हेल मछली होती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इस प्रकार से इसकी जो तुलना की गई है वह किससे की गई है?
बली व्हेल मछली से की गई। ऐसा भी कहते हैं कि देखिएगा, आप अगर चित्तौड़ किले को बाहर से देखते हो, थोड़ी दूरी से देखते हो, एक दो किलोमीटर की दूरी से देखते हो, तो उसकी जो दीवार है उसका प्रकोष्ठ कहीं न कहीं आपको इस प्रकार से थोड़ा दिखाई देता है। ये थोड़ी शेप बनती है उसकी। अब ध्यान रखना, चित्तौड़ किले के अंदर आपका विजय स्तंभ बना हुआ है, और विजय स्तंभ है वह थोड़ा सा ऐसे बाहर निकला हुआ इधर से, ठीक है। इस प्रकार से आपका चित्तौड़ है। अब देखिएगा, ये जो साइज है, ये जो शेप है, ये शेप किसके अंदर मिलती है? ये आपकी किसमें कैसी लगती है? मछली जैसी लगती, फिश जैसी लगती है। और देखिए ये उसकी पंखुड़ी जो निकली रहती है, स्लग जिसको कहते हैं, तो ये विजय स्तंभ उसका काम करता है। इसका लोगों के द्वारा कहा गया कि ये कैसा लगता है? ब्लू व्हेल मछली के सम्मान क्या करता है? दिखाई देता है। आगे देखो दूसरा, एक और देखिएगा, ऐसा भी बताया जाता है कि चित्तौड़ किला है, उस चित्तौड़ किले के ऊपर सबसे पहले सर्वप्रथम जो आक्रमण किया गया था, वह आक्रमण आपका कब किया गया? तो ध्यान रखिएगा, 8वीं सदी के अंदर चित्तौड़ किले के ऊपर फर्स्ट सबसे पहला क्या किया गया? आक्रमण किया गया था, ठीक है। और ये जो आपका 8वीं शताब्दी के अंदर चित्तौड़ किले के ऊपर जो आक्रमण करने वाला आक्रमणकारी था, वह अफगानिस्तान का था। कहां का था? अफगानिस्तान, ठीक है। और उसका नाम बताया जाता है मामू। क्या नाम है? मामू। कहीं कहीं पर इसे अल मामू भी लिखा गया। क्या लिखा गया? अल मामू, लेकिन मूल नाम इसका मामू है। और इस मामू ने जब चित्तौड़ किले के ऊपर आक्रमण किया था, उस समय आपका चित्तौड़ का जो राजा था, उसका नाम बताया जाता है राव या रावल खुमान। क्या नाम था? रावल खुमान। क्या बताया जाता है? रावल खुमान के समय आपका 8वीं शताब्दी के अंदर चित्तौड़ किले के ऊपर क्या किया गया था? आक्रमण किया गया। आगे देखो दूसरा, एक देखिएगा, तो ये ध्यान रखना, चित्तौड़ किला, उस चित्तौड़ किले की आपकी मेन क्या है? मुख्य दो तीन प्रकार की क्या है? बातें बताई जाती है। अब देखिएगा, दूसरी अगर बात करते हैं चित्तौड़ किले की, देख मैं आपको दोबारा से बता देता हूं, एक बार सटाक से थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। एक ये भी बताते हैं कि राजस्थान का ये एकमात्र ऐसा किला है जिस किले के अंदर वर्तमान के अंदर क्या की जाती है? खेती की जाती है, ठीक है। खेती सभी प्रकार की होती है, ध्यान रखना, कोई विशेष नहीं है। वैसे आप कभी अगर आपका चित्तौड़ किले जाने का मौका मिले, तो ध्यान रखना इसके अंदर सीताफल के पेड़ बहुत अधिक सीताफल के पेड़ है। आप लोग जब कीर्ति स्तंभ की तरफ जाओगे, तो कीर्ति स्तंभ की तरफ जो रास्ता बना है, उस रास्ते के इस साइड में और इस साइड के अंदर बहुत ज्यादा सीताफल के वो आपके पेड़ है। और कभी जाओ तो देख लेना, ठीक है, लेकिन तोड़ना मत, ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ, किसी के सौंदर्य को हम नुकसान पहुंचाएं, ये अपने को बर्दाश्त नहीं है। आगे देखो दूसरा, तो ये हो गई इसकी क्या भूमिका। इसमें देखिएगा, सबसे बड़ा रक्त रंजित हो गया, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट हो गया, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हो गया। आधुनिक निर्माता कौन हो गए? महाराणा कुंभा हो गए। देखने में कैसा लगता? ब्लू व्हेल मछली के सम्मान। प्रथम आक्रमण 8वीं शताब्दी में किया गया। करने वाला कौन था? मामू था। मामू कहां का था? अफगानिस्तान का था। और किसके समय किया गया था? तो खुमान के समय क्या किया गया था? आक्रमण किया गया। और कौन सा पठार है? मेसा का पठार, उस पर स्थित है। इसके ऊपर पहाड़ी स्थित है जिसका नाम चित्रकूट है, उसके ऊपर ये बना हुआ बताया जाता है। आप देखिएगा, चित्तौड़ किले की दूसरी जो बात है, उस दूसरी बात की बात करते हैं, ठीक है ना। ये सारी की सारी इसकी क्या हुई? जो कुछ एक बातें थी वह कंप्लीट हुई। आप देखिएगा, अगला जो हेडिंग आता है, वह हेडिंग आता है आपका चित्तौड़ किला है। ये ऐसे कहते हैं कि अपना चित्तौड़ किला इतिहास में 3 साकों के लिए प्रसिद्ध है। कितने साकों के लिए? 3 साकों के लिए प्रसिद्ध है। अब साका क्या होता है? ठीक है, हालांकि आप सब लोगों को पता है, किस किस को नहीं पता? ईमानदारी से बताना। 1 2 3 4, आपको भी नहीं पता? आपको मैंने पहले बताया था एक दिन। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से। अच्छा हाँ ठीक, चलो देखो आ जाओ। 2 चीजें याद रखनी है, ठीक है। क्या याद रखना है? एक तो आप लोगों को याद रखना है केसरिया, और एक आप लोगों को याद रखना है क्या? जौहर। ये 2 चीजें हैं, ठीक है। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं, केसरिया प्लस
जौहर बराबर क्या हो गया, साका हो गया। ठीक है, अब ये क्या होता है, केसरिया क्या होता है और जौहर क्या होता है। ठीक है, देखो केसरिया किसको कहते हैं, जैसे मान लेते हैं ये अपना एक किला है, ये अपना किला हो गया। ठीक है, ये दीवार हो गई, इसके बुर्ज वगैरह आप समझ गए पूरी की पूरी बात। ठीक है, अब इस किले को अपने शत्रु के द्वारा चारों तरफ से इसे क्या कर लिया गया, घेर लिया गया, इसे पैक कर लिया गया। और इस किले के अंदर अपन रह रहे हैं या किले के अंदर राजा वगैरह रह रहे हैं, तो ध्यान रखना घेरा डाले डाले बहुत समय बीत गया और किले में रहने वाले जो वीर थे, जो राजा महाराजा, उनके जो सैनिक थे, उनको ये लगने लग गया कि अब शायद शत्रु अपने को अंदर घुस करके मारेगा। ऐसी कंडीशन के अंदर किले में रहने वाले जो वीर थे, वह वीर कैसे कलर का, केसरिये कलर का बाना पहनकर, वस्त्र पहनकर, बाना पहनकर, और शत्रु है उस शत्रु से लड़ने के लिए जाते थे। अगर लड़ते लड़ते किसको प्राप्त हो गए, लड़ते लड़ते अगर वीर गति को प्राप्त हो गए, तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं, आपका केसरिया। ठीक है, और ध्यान रखना जो किला था, उस किले की जो रानियां थी, वह रानियां ध्यान रखना क्या कर लेती थी, जो अग्नि है उस अग्नि के अंदर आत्म दाह कर लेती थी। ऐसी कंडीशन को क्या कहते थे, जौहर कहते थे। अब एक चीज देखिएगा, इसके बारे में कुछ एक, हालांकि अपने को याद यही रखना और यही है। ठीक है, कहने वाले कई प्रकार की बातें कहते हैं। ठीक है, कई लोग ये कहते हैं कि जो ही वो आपका केसरिया बाना पहन करके शत्रु से लड़ने के लिए जाते थे और पीछे से रानियां क्या कर लेती थी, जौहर कर लेती थी। अब मान लेते हैं ये बात कि जैसे ये किले से बाहर निकले लड़ाई लड़ने के लिए अपने शत्रु से, और जो ये निकले और निकलने के साथ ही रानियों ने क्या कर लिया, जौहर कर लिया। और ये वीर गति को प्राप्त नहीं हुए, युद्ध में मारे नहीं बल्कि शत्रु को इन्होंने मार दिया, पराजित कर दिया, विजय श्री इनको प्राप्त हुई। ठीक है, वापस आएंगे तो रानियां तो मिलेंगी नहीं, ये क्या करेंगे, है या नहीं है। तो ध्यान रखना, अब कई लोग ये कहते हैं कि जब इनको ये लगने लग जाता शत्रु के साथ लड़ते लड़ते कि अब शायद अपन फतह प्राप्त नहीं कर पाएंगे, अपन जीत नहीं पाएंगे, ऐसी कंडीशन के अंदर ये युद्ध भूमि से अपना एक संदेश वाहक भेजते थे। और किसके पास भेजते थे, किले के अंदर रहने वाली रानियों के, कि भाई अब अपन नहीं जीत सकते, विजय श्री अपने से बहुत दूर निकल चुकी है, तो आप लोगों को क्या कर लेना चाहिए, जौहर कर लेना चाहिए। तो वो रानियां क्या करती थी, जौहर करती थी। ठीक है, और जौहर क्यों करती थी, देखिएगा जौहर अग्नि में ही होता है। ये बात मैं आपको रणथंभौर किले में बताऊंगा, ध्यान रखना। ठीक है, विद स्रोत के साथ बताऊंगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब क्या देखो ये क्यों करती थी, जैसे मान लो रानियों ने जौहर नहीं किया, ठीक है, इधर ये लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए, शत्रु आया किले के अंदर और रानियों को क्या कर लिया, पकड़ लिया, तो वह उनकी इज्जत के साथ में खिलवाड़ करता था। शत्रु कुछ भी कर सकता है, इसका ध्यान रखना। अपने जो रानियां थी किले की, वह अपनी आन बान सम्मान इज्जत आबरू प्रतिष्ठा और अपनी सतीत्व की रक्षा के लिए अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया करती थी। ऐसी कंडीशन को दोस्तों क्या कहते थे, जौहर कहते थे। क्या कहते थे, जौहर कहते थे। और दोनों घटनाएं जब घटित हो जाती थी तो उसको क्या कहा जाता था, साका। ये दो चीजें हैं। ठीक है, अब आ जाओ, देखो कितने साकों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये 3 साकों के लिए क्या बताया जाता है, प्रसिद्ध बताया जाता है। अब साके में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, इतना ज्यादा वो नहीं है। ठीक है, देखिएगा जैसे अपन बात करते हैं, यहां देखिएगा प्रथम साका, कितने साके में, 3, तो पहला साका हो गया। एक तो साके में आपको टाइम याद रखना है, तो इस समय आपका 1303 ईस्वी के अंदर चित्तौड़ का कैसा साका हुआ, प्रथम साका हुआ। ठीक है ना। दूसरा आगे देखो, अब क्या क्या याद रखना है, जब चित्तौड़ का प्रथम साका हुआ उस समय चित्तौड़ का शासक कौन था, राजा कौन था। एक ये याद रखना है, चित्तौड़ का प्रथम जब साका हुआ तो चित्तौड़ के ऊपर आपका आक्रमण करने वाला जो आक्रमणकारी था, उस आक्रमणकारी का नाम क्या था। एक ये याद रखना है, इस दौरान आपका जो केसरिया था वह केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ। ठीक है, और एक ये याद रखना है कि इस समय जो जौहर था वह जौहर किसके नेतृत्व में हुआ। और एक ये याद रखना है कि इस साके का जो उल्लेख मिलता है, वर्णन मिलता है, वह आपका कौन सी पुस्तक में
मिलता है। तो पहला तो हो गया 1303 में हुआ। अब देखिएगा राजा कौन था इस समय, तो राजा था आपका रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह, ठीक है। रावल शाखा का अंतिम राजा था। क्या था? रावल शाखा है, उस रावल शाखा का अंतिम शासक बताया जाता है, लास्ट अंतिम राजा, ठीक है। उसके बाद में आक्रमणकारी कौन था, तो 1303 के अंदर आक्रमणकारी बताया जाता आपका अलाउद्दीन खिलजी। ये अलाउद्दीन खिलजी हो गया। अब देखिएगा केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ, तो एक थे अपने कौन, सॉरी, एक थे गोरा और एक कौन बताए जाते हैं, बादल। इनके नेतृत्व में क्या हुआ था आपका, केसरिया हुआ। जौहर की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, जौहर किसके नेतृत्व में हुआ, रानी पद्मिनी के नेतृत्व में क्या हुआ था, जौहर हुआ। उल्लेख जो मिलता है वह उल्लेख मिलता आपका श्यामल दास के ग्रंथ है वीर विनोद के अंदर, इसका क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। ये प्रथम साके की 4-5 बातें, इन 4-5 बातों को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इधर अपन जो आपकी पद्मिनी है उस पद्मिनी की कहानी में नहीं चलेंगे। पद्मिनी की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा नहीं कभी भी, कोई औचित्यपूर्ण बात नहीं है, ठीक है। पद्मिनी की कहानी से महज 3 या 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। क्या कह रहे हो? अच्छा, पद्मिनी की कहानी से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं बताऊं, सुनो देखो। एक तो देखो पद्मिनी की जो कहानी है उस कहानी का जो मुख्य स्रोत है उस स्रोत का नाम क्या है, पद्मावत। ये पुस्तक है, ध्यान रखना। इस पद्मावत के अंदर पद्मिनी की कहानी का वर्णन मिलता है। इसका राइटर कौन है, इसका राइटर है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी हो गया। एक ये कि पद्मिनी कहां की थी, तो पद्मिनी कहां की है, सिंहलद्वीप, जिसको वर्तमान के अंदर क्या कहते हैं आपका, श्रीलंका, हो गया। एक ध्यान रखना, पद्मिनी के जो पिताजी थे उनका नाम क्या था, गांधार सेन। गांधार सेन। एक मां का नाम क्या था, चंपावती। एक उसके तोते का नाम क्या था, तोता हीरामन। हीरामन, ठीक है। और क्वेश्चन बना के दिखाओ आप, पद्मिनी की कहानी से कोई और क्वेश्चन बनाइएगा, बना सकते हो क्या? इसके अलावा कोई मेन बात है ही नहीं। पद्मिनी की कहानी आप पढ़ोगे उसमें पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और ध्यान रखना यह ग्रंथ लिखा कब गया था, 1540 में लिखा गया। पद्मिनी कब हो रही है, 1303 के अंदर। अभी बताओ इतने वर्षों के बाद में मलिक मोहम्मद जायसी ऐसी बातें कैसे लिख सकता है कि वो देखने में ऐसी थी, ठीक है, कैसे हो सकता है, ठीक है। बड़ी एक तरह से विचलित कर देने वाली कहानी है, इसलिए कहानी के अंदर कुछ भी नहीं है। आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हो, ये महज 4-5 बातें आप लोगों को याद रखनी है, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे आ जाओ, देखो। चलो एक बात मैं पूछता हूं आपसे, राजस्थानी साहित्य के अनुसार, ध्यान से सुनना बात, राजस्थानी आपको मैंने बताया, आप में इसका उत्तर दे सकते हो, ठीक है ना। राजस्थानी साहित्य के अनुसार जो पद्मिनी है वह पद्मिनी कहां की थी, पुंगल प्रदेश का नाम सुना है क्या, पुंगल, बीकानेर। उस पुंगल का था एक व्यक्ति पुण्यराज, उनकी बेटी बताई पुण्यराज, उनकी क्या है, पुत्री बताई जाती है, ठीक है ना। ये राजस्थानी साहित्य के अनुसार। तो ये हो गया आपका प्रथम साका। अब देखो, अब बात करते अपन दूसरे साके की बात कर लेते कि दूसरा साका कब हुआ। वही चीजें आपको, यही चीजें आपको याद रखनी है, इसके अंदर यही स्टेप्स रहेंगे इसके। तो देखिएगा ये प्रथम हो गया, और अब मैं बात करता हूं आपका कौन सा साका, दूसरा साका। दूसरा साका आपका 1535 ईस्वी में हुआ। ये एक नया परिवर्तन आया, ध्यान रखना। पहले लोग 1534 बताते थे, आजकल चेंज कर दिया गया थोड़ा सा। कब क्या कर दिया गया, 35 कर दिया गया, ठीक है। तो देखो इसके अंदर इस समय यहां का जो राजा था चित्तौड़ का, वो ऐसे कहते हैं कि महाराणा सांगा थे। महाराणा सांगा के अल्पवेश के पुत्र थे, अल्पवेश के
पुत्र, और अल्पवयस्क पुत्र थे उनका नाम था विक्रमादित्य। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, राजा कौन थे? विक्रमादित्य, महाराणा सांगा के पुत्र थे। आक्रमणकारी की बात करते हैं तो आक्रमणकारी बहादुर शाह है। बहादुर शाह गुजरात प्रदेश का सुल्तान था, गुजरात का सुल्तान हो गया। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं केसरिया। तो केसरिया हुआ था, वह ध्यान रखना, देवलिया प्रतापगढ़। देवलिया प्रतापगढ़ के एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था? बाघ सिंह। बाघ सिंह के नेतृत्व में क्या हुआ? केसरिया हुआ। जौहर की बात करते, सांगा की रानी जिनका नाम क्या था? कर्मावती। कर्मावती के नेतृत्व में क्या हुआ? आपका केसरिया हुआ। कई जगह पर यह भी मिलता है कि साथ में जवाहरबाई भी बताई जाती है, लेकिन मुख्य कौन थी आपकी? कर्मावती। उल्लेख की बात करते हैं, उल्लेख किसमें मिलता है? तो आपका वीर विनोद के अंदर क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। ये हो गई इसकी मेन बातें। अब यहां से एक मेन बात और आती है, और वो मेन बात ये आती है कि ये जो साका था, इस साके के दौरान कर्मावती थी, इस कर्मावती के द्वारा कहते हैं कि मुगल बादशाह हुमायूं थे, मुगल बादशाह हुमायूं को इनके द्वारा क्या भेजी गई? राखी भेजी गई, और राखी भेज करके क्या मांगी गई थी? सहायता मांगी गई थी। ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, हुमायूं वास्तव में रियल में कर्मावती की मदद करना चाहते थे, उनका सहयोग करना चाहते थे, लेकिन ये व्यक्ति था, इस व्यक्ति के द्वारा कहते हैं कि इसको क्या कर दिया गया? विचलित कर दिया गया। ठीक है ना। कई प्रकार की बातें मिलती हैं। कहते हैं कि इसने इसके पास में कुछ दूत भेज करके, हुमायूं के पास में दूत भेजकर बहादुर शाह ने कहा कि मैं इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए युद्ध लड़ रहा हूं, जिहाद का युद्ध लड़ रहा हूं। ठीक है, तुम मुझे डिस्टर्ब ना करो। ठीक है। इस कारण बताते हैं कि ये मदद करने में थोड़ी देरी कर देता, विचलित कर दिया जाता हुमायूं को। ठीक है। हालांकि हुमायूं मदद करना चाहता था, बट लेकिन अब हुमायूं आया या नहीं आया? हुमायूं आया। क्या है? हुमायूं आया, लेकिन तब तक सारी की सारी घटना क्या हो चुकी थी? घटित हो चुकी। ये भी कई लोगों के द्वारा लिखा गया। ठीक है। लेकिन अपने को कंपटीशन की दृष्टि से 5-6 बातें ये याद रखनी है। इसमें ये जरूर याद रखना कि दूसरे साके के दौरान आपकी कर्मावती थी, उस कर्मावती के द्वारा किसको राखी भेजकर सहायता मांगी गई थी? तो मुगल बादशाह हुमायूं को क्या भेजी गई थी? राखी भेजी गई थी। ये हो गया आपका कौन सा साका? दूसरा। अब बात करेंगे अपन कौन से साके की? तीसरे साके की बात कर लेते हैं। तीसरा साका देखो कौन सा है? तीसरा साका देखिएगा। अगर बात करते हैं अपन तीसरा साका, तो तीसरा जो साका हुआ था वह हुआ था आपका 1567-68 ईस्वी के अंदर क्या हुआ? साका। ठीक है। इसमें भी वही सिस्टम है। देखो क्या क्या है। इस समय आपके मेवाड़ का जो शासक था, मेवाड़ के शासक का नाम बताया जाता है महाराणा उदय सिंह। कौन थे? महाराणा उदय सिंह थे। इसके अलावा देखिएगा, इस समय चित्तौड़ किले के ऊपर आक्रमण करने वाला जो आक्रमणकारी था, उस आक्रमणकारी का जो नाम बताया जाता है वह था मुगल बादशाह अकबर। कौन थे? मुगल बादशाह अकबर था। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, इस समय आपका जो केसरिया था, केसरिया, ये केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ? तो आपके कौन थे? जयमल राठौड़। जयमल राठौड़ थे। और ध्यान रखना, पत्ता सिसोदिया, जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया, इनके नेतृत्व में क्या हुआ था? आपका केसरिया हुआ। अब ध्यान रखिएगा, जो जौहर है, जौहर की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, पत्ता थे ना, पत्ता, पत्ता की पत्नी थी, पत्ता की रानी थी। हर पत्नी रानी होती है, ध्यान रखना। पत्ता की रानी थी जिसका नाम क्या था? फूल कंवर। क्या नाम है? फूल कंवर। इस फूल कंवर के नेतृत्व में क्या हुआ था? जौहर हुआ। ध्यान रखना, पत्ता और फूल एक ही डाली पर होते हैं, तो ये एक ही साके के अंदर इन्होंने क्या किया था? अपना जो था वो किया था। अब देखिएगा, उल्लेख, उल्लेख की बात करते हैं। इसका जो वर्णन मिलता है वह उल्लेख आपका मिलता है किसके अंदर? वीर विनोद के अंदर इसका क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। ये तो होगी इसकी
सिंपल बात है। अब देखिएगा मैं यहां पे आपको दो चीजें बता रहा हूं, ठीक है ना। कितनी चीजें? दो चीजें बता रहा हूं। दोनों चीजों का आप लोग बहुत अच्छे से याद रख लेना। दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है देखिएगा। ऐसा बताया जाता है कि इस साके के दौरान, ये जो युद्ध चल रहा था, इस युद्ध के दौरान आपके जयमल थे, उन जयमल के और क्या कट गए? पैर कट गए। किसके पैर कट गए? जयमल के। इसका जयमल थे, ये कहते हैं कि आपके वीर कल्ला राठौड़, वीर कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठकर और क्या कर रहे थे? युद्ध कर रहे थे। अब देखिएगा इनके तो पैर कट चुके, ठीक है। मैन कार्यकर्ता कौन है? वीर कल्ला राठौड़, क्योंकि अगर ये नहीं चलेंगे तो ये नहीं चल सकते। इसका मैन कार्यकर्ता कौन हो गए? वीर कल्ला राठौड़। मैन कार्यकर्ता होने के कारण या मैन होने के कारण ध्यान रखना, आपके वीर कल्ला राठौड़ हैं, इनको आपके कितने? 4 हाथों वाला, या ये भी कहा जाता है 2 सिर वाला, और क्या कहते हैं? लोक देवता के नाम से पुकारा जाता है। क्योंकि 2 हाथ किसके दिखाई दे रहे थे? वीर कल्ला राठौड़ के। 2 हाथ किसके दिख रहे थे? जयमल के। इसका ध्यान रखना, टोटल कितने हाथ हो गए? 4। और मैन कार्यकर्ता कौन है? वीर कल्ला राठौड़। इसका क्या कहा गया? 4 हाथों वाला लोक देवता। एक सिर किसका दिखाई दे रहा था? वीर कल्ला राठौड़ का। एक किसका दिखाई दे रहा था? जयमल का। कितने सिर हो गए? 2। और मैन कार्यकर्ता कौन है? वीर कल्ला राठौड़। इसका इनको क्या कहा गया? 2 सिर वाला लोक देवता के नाम से पुकारा गया। अब एक चीज और देखिएगा, ऐसा कहते हैं कि यहां पर आपके कौन थे? जयमल और पत्ता कौन है? या कह सकते हैं कि इस दौरान मुगल बादशाह अकबर थे। मुगल बादशाह अकबर ने जयमल और पत्ता, इन दोनों के लड़ने का जो तरीका था, उस तरीके को देखकर, या फिर कह सकते हैं उनकी बहादुरी को देखकर अकबर बड़ा प्रभावित हुआ, फैन हो गया इनका, कि ऐसे मेरे पास होते तो पता नहीं मैं क्या कर देता। इतना दीवाना हो गया कहते हैं। कौन हो गया? मुगल बादशाह अकबर। किसका? जयमल और पत्ता। इतनी ध्रुम गति से लड़ रहे थे कि हवा भी इनके सामने क्या हो रही थी? लज्जित हो रही थी। कौन? जयमल और पत्ता लड़ रहे थे। इनकी ऐसी बहादुरी से प्रभावित होकर के मुगल बादशाह अकबर के द्वारा आगरा का जो किला है, या कह सकते हैं आगरा में इन दोनों की क्या बनवाई गई थी? गजारूढ़ मूर्तियां बनवाई गई। ठीक है, गजारूढ़ का मतलब होता हाथी के ऊपर बैठी हुई। इन मूर्तियों को आगे चलकर मुगल बादशाह अकबर औरंगजेब थे, मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा इन दोनों प्रतिमाओं को क्या कर दिया गया था? तुड़वा दिया गया था। तो ध्यान रखना है, आगरा किले के अंदर जयमल व पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां बनवाने वाला व्यक्ति कौन था? मुगल बादशाह अकबर था। उनको तुड़वाने वाला जो मुगल बादशाह था, उसका नाम क्या था? औरंगजेब बताया जाता है। इस साके के दौरान ध्यान रखना, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं बताई जाती है। दोनों घटनाएं एग्जाम के अंदर आ चुकी है, दोनों का ध्यान रखना। अब ये देखिएगा, मैं आपको ही कह रहा हूं कि इस साके के दौरान अपने कौन थे? जयमल थे। उन जयमल के क्या कट गए थे? पैर कट गए। रियल में अगर बात करें तो पैर कटे नहीं थे। क्या है? रियल में अगर बात की जाए तो पैर कटे नहीं थे, एक तरह से नर्वस हो गए थे। कैसे हुआ देखिएगा। मैं आपको थोड़ी देर पहले ये बता रहा था कि आपके मुगल बादशाह अकबर ने चित्तौड़ किले के ऊपर आक्रमण करने के लिए पासीब बनाया था, जिसके ऊपर अपनी तोप रखी थी। ठीक है ना। तो देखिएगा, कहते हैं कि ये इस आक्रमण के दौरान उस तोप के गोलों से अकबर के द्वारा चित्तौड़ किले की जो दीवार थी, उस दीवार को क्या कर दिया गया था? तोड़ दिया गया। ठीक है। अब टूटी हुई जो दीवार थी, उस टूटी हुई दीवार का, और कहते हैं कि रात के अंधेरे में, शोर मत करो, रात के अंधेरे में ध्यान रखना, टूटी हुई जो दीवार थी, उस दीवार की, और जयमल, ये जयमल अपने कुछ सैनिक लेकर कुछ सैनिकों के साथ में उस टूटी हुई दीवार की और क्या कर रहे थे? मरम्मत कर रहे थे। क्या कर रहे थे? मरम्मत। इस दौरान मुगल बादशाह अकबर था, उस मुगल बादशाह अकबर के पास में एक गन थी, एक क्या थी? बंदूक थी, और उस बंदूक का नाम बताया जाता है क्या था? संग्राम। इस संग्राम नामक बंदूक से जयमल थे, उन जयमल के पांवों के अंदर, जयमल थे, जयमल के पांवों के अंदर, और इतनी गोलियां मार दी गई, कहते हैं कि जयमल थे, उनके पैर नर्वस हो गए थे।
काम करना बंद कर दिया गया था। लेकिन लिखा ऐसे जाता है कि उनके दोनों पैर क्या कर गए थे, कट गए थे, और उसके बाद में वीर कल्ला राठौड़ है उनके कंधों के ऊपर बैठ करके क्या कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे। ये इस प्रकार से आपके कितने साके हैं, ये आपके चित्तौड़ के इतिहास के कितने साके माने जाते हैं, 3 साके माने जाते हैं।